हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने क्लास 10th में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सब्जेक्ट लिया है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। हम बात कर रहे हैं सेशन 2024-25 का, जहां पास कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिलेबस का पैटर्न है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 24 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के ही आने हैं और 26 मार्क्स जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 24 मार्क्स के होते हैं और जो सब्जेक्टिव होते हैं जहाँ पास आपको आंसर लिखना होता है वो होते हैं 26 मार्क्स के। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके एमसीक्यू करेक्ट हो जाते हैं तो 24 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है एमसीक्यू क्वेश्चन पे, इसलिए यहाँ पास मैंने पार्ट 1 करके मेंशन किया है। इसी तरह से एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं ऐड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम बात करते हैं आज के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ पास मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भी यहाँ डिस्कस करूँगा। तो जल्दी से नोटबुक और पेन उठा लीजिए। यहाँ पास जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसका अगर आंसर आपको पता हो तो जल्दी से उसे नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप वीडियो के स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा ताकि आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि करेक्ट है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है जहाँ पास हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, वहाँ पास आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। यानी पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए के क्वेश्चंस आते हैं सबसे स्टार्टिंग में, जहाँ पास 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ये पूरा सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी के बेस पे ये बनाया गया है। ठीक है, अब 1 बाय 1 यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पास पहला क्वेश्चन है आपका, गुड आई कॉन्टेक्ट शो। एक अच्छा आई कॉन्टेक्ट शो क्या दिखाता है आपका? रिस्पेक्ट दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, काल्मनेस दिखाता है या गुड लेवल ऑफ एंगेजमेंट दिखाता है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दीजिए कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पास क्या होगा। एक अच्छा आई कॉन्टेक्ट क्या शो करता है? रिस्पेक्ट शो करता है, कॉन्फिडेंस शो करता है, काल्मनेस शो करता है या गुड लेवल ऑफ एंगेजमेंट शो करता है? जल्दी से बताइए ताकि मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुड लेवल ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, यानी ये वाला जो ऑप्शन है, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन रन डायलॉग। यानी जहां पास हम विंडोज़ पे क्लिक करके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है रन वाला जो ऑप्शन होता है उसको ओपन करने के लिए? तो यहाँ पास पहला ऑप्शन आपके सामने है विंडोज़ प्लस आर, दूसरा है शिफ्ट प्लस आर, थर्ड नंबर है आपका कंट्रोल प्लस आर और लास्ट में है ऑल्ट प्लस आर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से हम लोग जो रन वाला डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका विंडो प्लस। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ आवर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग एंड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ आवर ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग एंड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। अपने बारे में नॉलेज जो होता है वो लेना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ अवेयरनेस और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से टिक कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने बारे में जानकारी लेना, अपने आप को पहचानना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना, अपनी फीलिंग्स को पहचानना, अपने कैरेक्टर्स को पहचानना। ठीक है, वो होता है अपने बारे में नॉलेज लेना ही क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज आर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक कौन सा है? योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज और ऑल ऑफ दीज? जल्दी से टिक कीजिए इसका। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक करके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी योगा भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में आता है, मेडिटेशन भी आता है और फिजिकल एक्सरसाइज भी आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, क्या इंपॉर्टेंस है आपका?
पहला ऑप्शन है फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स, सेकेंड है मैनेज क्लाइमेट चेंजेस, थर्ड नंबर है आपका बोथ ए एंड बी, फिर लास्ट में दिया है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसमें आ जाएगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी बोथ ए एंड बी, फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स एंड मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज। क्लियर? यहाँ पास ह्यूमन की जो नीड्स है वो भी कंप्लीट करनी है और साथ ही साथ जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको भी मैनेज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ के बारे में बात हो रही है कि क्या मिथ है एंटरप्रेन्योरशिप की। ये भी सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आता है मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप करके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें मिथ कौन सा है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पास नीड अ लॉट ऑफ मनी, सेकेंड है मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, थर्ड नंबर पे है शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस और लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी से टिक कीजिए इसका आंसर। टिक करने का मतलब है कि कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई भी करते रहना है। अगर आपको आंसर पता है और वीडियो आप देख रहे हैं आंसर आपको पता है तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर डालिए और उसके जो भी ऑप्शन है ABCD, बस ABCD में से आप जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो मैसेज कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पास जो मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का है तो नीड अ लॉट ऑफ मनी भी होता है, मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया भी है और शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, यानी यहाँ पास तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सब मिथ्स है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सेकंड पेज, अभी आ गया आपका पार्ट बी के क्वेश्चंस। यहाँ पास पहला क्वेश्चन है टू कंबाइन टू और मोर सेल ऑप्शन इज यूज, यानी दो या दो से अधिक जब सेल हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग टेबल की। टेबल में अगर जो सेल होते हैं, जो मल्टीपल सेल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उसे क्या करते हैं, मर्ज सेल कहते हैं, स्प्लिट सेल, प्रोटेक्ट सेल और लास्ट में है नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मर्ज सेल। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक सेल को अगर हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं तो कहलाता है मर्ज सेल। और एक सेल, मान लीजिए कोई एक सेल है, अगर हम बात करें ये एक सेल है, इसको अगर हम दो भागों में स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं तो क्या कहलाएगा, स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल्स का मतलब होता है एक सेल को, ये अगर ये एक सेल है तो इस सेल को हम चाहे तो वर्टिकली भी ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और चाहे तो इसको हम हॉरिजॉन्टली भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट करना। बट यहाँ जो क्वेश्चन है वो है मर्ज सेल को, ये मान के चलिए अगर 1 2 3 4 अगर सेल है, इन चारों सेल को मर्ज करके अगर एक सेल बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्ज करना। ठीक है, सेल को मर्ज करना यानी कंबाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वेयर कट एंड कॉपीज इमेज इज स्टोर इज कॉल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई चीज़ कट या कॉपी करते हैं, देन एक एरिया होता है, टेम्परेरी एरिया होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होता है जहाँ पास ये फाइलें जो होती हैं वो स्टोर रहती हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो एरिया क्या कहलाता है, पहला है रोम, सेकेंड है क्लिपबोर्ड, थर्ड है क्लिप आर्ट और हार्ड डिस्क। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, जहाँ पास कट और कॉपी किए हुए इमेज या फाइल को स्टोर किया जाता है टेम्परेरी, तो ये होगा क्लिपबोर्ड। यानी जब भी कोई चीज़ हम लोग कट या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरी क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू टाइप H2A। ठीक है, विच ऑप्शन इज यूज टू टाइप H2O। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, जो 2 है वो नीचे साइड में दिया हुआ है। ठीक है, H2O अगर इस तरह से आपको लिखना है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो राइटर का आप यूज करोगे। पहला ऑप्शन दिया है बोल्ड, सेकेंड दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, फिर लिखा हुआ है अंडरलाइन, फिर लास्ट में लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है जब भी आपको नंबर्स जो हैं वो नीचे लाने होते हैं। ठीक है, जैसे H2O में आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 जो है वो नीचे साइड में है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, यानी नीचे लाना होगा तो सब स्क्रिप्ट आपको यूज करना होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हमने लिखा है x² + y², अगर इस तरह से लिखना होगा तो क्या करेंगे हम, अगर आपको x² या y² लिखना है, अगर ऊपर में नंबर लाना तो इसके लिए यूज होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये वाला हो गया, अगर ऊपर लाना है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव हैज मेड एन इनविटेशन कार्ड ऑन हिज बर्थडे इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। ही इज फेसिंग डिफिकल्टी in positioning the image within the text.
सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज। देखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जैसे ही उसमें इमेज ऐड करेंगे ना, तो प्रॉपर इमेज ऐड होता नहीं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइटर में यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या, जल्दी से बताइए आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पास जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सारे ऑप्शन को अच्छे से समझिएगा। ऐसा नहीं कि मैं केवल क्वेश्चन बोल रहा हूँ और उसके करेक्ट ऑप्शंस को आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट भी करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जब भी हम लोग पेज में कोई लेटर लिखते हैं, कोई नोट्स तैयार करते हैं और कोई इमेज सेट करना होता है, मान लीजिए अगर ये डॉक्यूमेंट है, यहीं पास अगर कोई हमें इसी एरिया में कोई इमेज अगर हमें सेट करना है तो ईजिली एडजस्ट नहीं होता। यहाँ पास आपको सेट करना होता है। तो सेट करने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इसकी हेल्प से आप लोग प्रॉपर तरीके से किसी भी इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट, जिस तरह भी आपको सेट करना है उस तरह से आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैप टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रमन हैज मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। He want to send this advertisement to many people. Suggest him how he can do. ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आपने बनाया डिजिटल डॉक्यूमेंट में और उसको कई लोगों को एक साथ भेजना है, या कोई कार्ड ही डिज़ाइन किया आपने, इनविटेशन कार्ड, बर्थडे कार्ड, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपने डिज़ाइन किया और आप चाहते हैं कि एक ही समय में मल्टीपल पर्सन्स को हम वो चीज़ भेज सके, तो उसके लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट में यानी राइटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है जिसका नाम है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लिप आर्ट, सेकंड है मेल मर्ज, थर्ड है टेबल और लास्ट में है गैलरी। तो इसका करेक्ट आंसर है मेल मर्ज। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है ये डिजिटल डॉक्यूमेंट का, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जो एडमिट कार्ड जनरेट होते हैं, ठीक है, वहाँ पास भी क्या होता है, एक फॉर्मेट तैयार कर दिया जाता है और उसी फॉर्मेट में क्या होता है कि मल्टीपल पर्सन को सेंड कर दिया जाता है। फॉर्मेट सेम होता है, बस नाम और एड्रेस और डिटेल जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो इसके लिए यूज होता है मेल मर्ज ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्क प्लेस सेफ्टी इज इसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्क प्लेस सेफ्टी होता है यानी जहां पास कोई व्यक्ति काम करता है वहां पास क्या जरूरी होता है। ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी इज इसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑप्शन है टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड इंजरी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव द वर्क इन्वायरमेंट और ऑल द एबव। ठीक है, तो यहाँ पास जो वर्क प्लेस सेफ्टी होता है इज एसेंशियल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सारे आ जाएंगे। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड इंजरी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव द वर्क इन्वायरमेंट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये भी पार्ट बी के ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में है कि केवल जो पहला पेज हमारा था वो पार्ट ए के क्वेश्चंस थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। बाकी अब जितने भी पेज आएंगे आपके सामने यानी जितने भी स्लाइड आएंगे वहाँ पर सब पार्ट बी के ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अभी थर्ड स्लाइड में देखिए, हेल्प इज सेविंग टाइम व्हेन सेम सेट ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली। यानी एक ही तरह का टास्क, एक ही तरह का काम अगर आपको बार बार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पास कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक ही तरह का टास्क का मतलब है कि मान लीजिए आपने फॉर्मूला लगाया किसी भी चीज़ का और उसी से रिलेटेड मान के चले कि आप मार्कशीट जनरेट कर रहे हैं। तो मार्कशीट में आपको पता है कि सब्जेक्ट का टोटल निकालना होता है, उसका परसेंटेज निकालना होता है, चाहे बच्चा कोई भी हो। ठीक है, मार्क्स कुछ भी हो, बच्चे कोई भी हो, लेकिन उनका टोटल निकालने का और जो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं आपको बार बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको बार बार फॉर्मूला एंटर ना करना पड़े, तो उस काम को कम करने के लिए, ठीक है, राइटर में तो उस काम को कम करने के लिए ओपन ऑफिस कैल्क की बात करें या लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो उसमें एक बड़ा ही यूनिक फीचर होता है। कॉपी करना कहते हैं, मैक्रोस कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं या नन ऑफ द एबव। जल्दी से सोचिए, कमेंट कीजिए। एक ही टास्क को अगर बार बार आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फीचर आप यूज करेंगे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैक्रोस। ठीक है, मैक्रोस अगर आपका कोई इस तरह का काम है जैसे परसेंटेज निकालना, टोटल निकालना, तो आप उसको एक
एक बार फॉर्मूला एंटर कीजिए, उस मैक्रो को रिकॉर्ड कर लीजिए और सेव कर लीजिए और बार बार उस चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही टास्क को बार बार करने के बजाय उसका एक मैक्रो तैयार कर लीजिए और मैक्रो की हेल्प से उसको बार बार आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच व्हाट इफ एनालिसिस टूल। ठीक है, अब ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए। जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स होते हैं इसके अंदर 3 ऑप्शंस टूल्स आते हैं। पहला होता है गोल सीक, सिनारियो और एक होता है सॉल्वर। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस होते हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स के अंदर। ठीक है, तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स में गोल सीक, सिनारियो और सॉल्वर होते हैं। जो सॉल्वर होता है, ये जो गोल सीक आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसी का मान के चलिए कि एक एडवांस वर्जन हो गया आपका सॉल्वर। ठीक है, यानी सॉल्वर तो सारे काम कर सकता है जो गोल सीक कर सकता है, बट गोल सीक वो सारे काम नहीं कर सकता है जो सॉल्वर कर सकता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, जैसे गोल सीक का काम क्या होता है, किसी भी टारगेट वैल्यू को अचीव करना। ठीक है, मान लीजिए कोई टारगेट वैल्यू आपने डिसाइड किया है कि मेरे को इतना, मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है, आपने डिसाइड किया है कि मेरा इतना परसेंटेज होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और आपको लगता है कि 4 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं, 4 सब्जेक्ट के नंबर आपको मिल गए हैं, 5वें सब्जेक्ट में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कितना नंबर आ जाए 5th सब्जेक्ट में कि हमारा इतना परसेंटेज बन जाए। ठीक है, यानी एक टारगेट अगर आप सेट करना चाहते हैं कि हमारा इतना परसेंटेज चाहिए, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका मार्क्स भी आपको मिल गया है, लेकिन 5वां जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो उसमें कितने नंबर्स आएंगे जिसके बेस पे आपका जो टारगेट वैल्यू है वो अचीव हो जाएगा, तो गोल सीक की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल सीक में कंडीशन यही है कि गोल सीक की हेल्प से केवल एक सेल में ही चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर आए कि हमारा 80% या 90% जो भी आपका टारगेट है वो आ जाए, तो उसके लिए हम सॉल्वर का यूज करेंगे। ठीक है, यानी मल्टीपल सेल पे अगर काम करना है विथ मल्टीपल कंडीशन, ओके, देन वी विल यूज सॉल्वर ऑप्शन। और सिंपल अगर सिंगल सेल पे काम करना है और टारगेट वैल्यू अचीव करनी है आपको, तो उसके लिए होता है गोल सीक। क्लियर। अब इसमें सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है सिनारियो। सिनारियो से क्या हो सकता है, अलग अलग सिनारियो बना सकते हैं और सिनारियो की हेल्प से हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि अगर आपको डिस्काउंट देना है या EMI निकालना है किसी चीज़ का, तो 5% पे, 10% पे, 20% पे, इस तरह से हम एक ही सेल में वो कंडीशन सेट कर सकते हैं। सिनारियो, अलग अलग सिनारियो एक ही सेल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक लास्ट ऑप्शन इसको भी समझ लेते हैं, डेटा कंसोलिडेशन। डेटा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा कंसोलिडेशन ये भी बार बार CBSE में क्वेश्चन आता है। यानी अगर मान लीजिए आपका सीट 1 है, एक सीट 1 है, एक सीट 2 है, हम चाहते हैं ये सीट 1 का डेटा और सीट 2 का डेटा जो है वो मर्ज होके आ जाए एक सीट 3 पे। ठीक है, अगर हम टोटल करना चाहते हैं, मान लीजिए सीट 1 में जो वैल्यू है और सीट 2 में जो वैल्यू है उसका टोटल करके हम लाना चाहते हैं सीट 3 में, तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ डेटा कंसोलिडेशन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच व्हाट इफ एनालिसिस टूल वुड यू यूज टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। You want to find out what interest rate you have to get in order to keep your monthly budget rupees 10,000 a month। ठीक है, यानी what if एनालिसिस टूल है जिसमें आप व्हाट इफ एनालिसिस टूल जिसका यूज करके आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा टूल आप यूज करोगे, गोल सीक का, सिनारियो का, सॉल्वर का या डेटा कंसोलिडेशन। तो यहाँ पास देखिए डेटा कंसोलिडेशन तो ये एक अलग ही चीज हो गया, तो यहाँ पास कोई इसका रोल ही नहीं है। बात करें हम गोल सीक, सिनारियो और सॉल्वर की, तो हमने आपको बताया था कि कोई टारगेट वैल्यू अचीव करने के लिए गोल सीक या सॉल्वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये दोनों भी ऑप्शन जो होते हैं वो हट जाते हैं, बचता है आपका सिनारियो। सिनारियो की हेल्प से हमने बताया आपको कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे आप एक सिनारियो सेट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सिनारियो सेट कर सकते हैं सेल में, जिसके बेस पे आप अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सिनारियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मल्टीपल यूजर आर वर्किंग ऑन सेम स्प्रेडशीट एंड आर एबल टू व्यू द चेंजेस मेड इन इट वर्किंग, दिस वर्किंग मोड इज नोन एज इन कैल्क। यानी मल्टीपल यूजर आर वर्किंग ऑन सेम स्प्रेडशीट। सेम स्प्रेडशीट में मल्टीपल यूजर किस तरह से काम करेंगे, अगर हम वर्कशीट को शेयर कर दें। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है ना जब हमने एक स्प्रेडशीट लिया और उसको हमने शेयर कर दिया। जब हम उसको शेयर करेंगे तभी तो मल्टीपल पर्सन उस पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पास क्वेश्चन दिया है कि मल्टीपल यूजर आर वर्किंग ऑन सेम स्प्रेडशीट आर एबल टू व्यू द चेंजेस मेड इन, मतलब उसमें उसके चेंजेस को वो देख सके। दिस वर्किंग मोड इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, व्यू मोड बोलते हैं, चेंज मोड बोलते हैं, शेयर मोड बोलते हैं या रिकॉर्ड चेंज मोड बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शेयर मोड। ठीक है, यानी मल्टीपल यूजर्स
अगर स्प्रेडशीट को देखना चाहते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, शेयर मोड में डाल देंगे और उसको शेयर कर देंगे ताकि मल्टीपल लोग उसमें उस चेंजेस को देख सकें और उसमें जो भी करेक्शन है वो करेक्शन भी उसमें कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करण एंड हिज पार्टनर हैव क्रिएट अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉय इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट in the office. Now he rest of the task they want to complete from home. Which option they should use to access the same spreadsheet from home? ठीक है, यानी करण एंड हिज पार्टनर हैव क्रिएट अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉय इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट इन द ऑफिस। यानी सिंपल सा चीज़ है कि आपने कोई टास्क, आपने कोई काम किया है स्प्रेडशीट पे, आधा काम आपने कर लिया है, ठीक है, और अब बाकी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप घर से करना चाहते हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपने एक सीट तैयार किया, उसमें सारा एंट्री कर लिया, बट वो पूरी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक लिंक तैयार करके उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, जब लिंक तैयार करके आप शेयर कर देते हो, जैसे आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या गूगल सीट की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, सीट को शेयर कर देते हैं। ठीक है, आप जिसको परमिशन देते हो वो भी उसमें एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पास जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पहला ऑप्शन जैसे दिया हुआ है कंसोलिडेटिंग वर्कशीट, सेकंड ऑप्शन है लिंक वर्कशीट, मर्ज वर्कशीट और लॉक वर्कशीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि आप ऑफिस में आपने आधा काम कंप्लीट किया और अब घर से भी उसको हमको कंप्लीट करना चाहते हो, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो उसका हमको एक लिंक तैयार करना होगा। जो भी हमारा वर्कशीट है उसका एक लिंक तैयार करेंगे और उसको शेयर कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, लिंक वर्कशीट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पास क्या करना है, आपको लिंक वर्कशीट करना है, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पास मैं हर चीज़ को समझा भी रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि केवल यहाँ पास 24 मार्क्स ही नहीं है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं यहाँ पास से। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पास जो पूरा सिलेबस है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब टोटल इज यूज्ड टू अरेंज डेटा इन एरे, अ ग्रुप ऑफ सेल, कॉलम्स और रो, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से सोचिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहाँ पास सब टोटल एक फंक्शन है जिसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपने देखा होगा या ओपन ऑफिस कैल्क में भी देखा होगा। इसके अलावा एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो सब टोटल जो फंक्शन है इज यूज टू अरेंज डेटा इन अरे, अ ग्रुप ऑफ सेल, कॉलम और रो और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, जल्दी से सोचिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑल द एबव। ठीक है, यानी जो सब टोटल है वो अरेंज करता है डेटा को अरे फॉर्म में, अ ग्रुप ऑफ सेल के फॉर्म में भी, और कॉलम और रो के फॉर्म में भी अरेंज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिव्यूअर एंड ऑथर कैन ऐड देयर टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। ठीक है, पहला ऑप्शन है कमेंट, दूसरा है वर्कशीट, थर्ड है हाइपरलिंक और मैक्रोस। जो रिव्यूअर्स होते हैं एंड ऑथर्स होते हैं कैन ऐड देयर, क्या ऐड कर सकते हैं, टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। तो क्या ऐड कर सकते हैं वो, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कमेंट्स। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कमेंट, यहाँ पास वो ऐड कर सकते हैं जो भी चेंजेस हुए हैं उसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, देयर आर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में टेबल के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। 1 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के या मेनी टाइप के टेबल्स का जो रिलेशंस होता है डेटाबेस में वो कितना तरीके का होता है, तो वो होता है 3 तरीके का। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 3। यानी कौन कौन से रिलेशन होते हैं, एक तो होता है 1 to 1, दूसरा होता है 1 to many और तीसरा होता है many to many। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। जब हम बात करते हैं टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो वहां पास जो की यूज होता है वो होता है आपका, जल्दी से बताइए कमेंट में, प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, सेकेंडरी की होता है या नन ऑफ द एबव होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉरेन की। ठीक है, जब भी हम लोग बात करेंगे टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का, तो वहां पास जो की होगा वो होता है आपका फॉरेन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द क्वेरी केयरफुली, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक साइंस। ठीक है, अब यहाँ पास कौन सा साइन यूज होगा, यानी कौन सा सिंबल यहाँ पास यूज होगा, एंड का, परसेंट का, डॉलर का या स्टार का। ठीक है, यहाँ पास सेलेक्ट क्वेरी चलिए, देखिए सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पास मैंने दिया जरूर है, लेकिन जैसा कि अभी सीबीएसई का सिलेबस आया हुआ है उसमें कहीं पास भी ना सैम्पल पेपर में भी कमांड के बारे में कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पास जो साइन यूज होना है वो है परसेंटेज का साइन। ठीक है, ये जनरली परसेंटेज का साइन सेलेक्ट क्वेरी में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी के बेस पे स्टार्टिंग के जो, जैसे यहाँ पास जो अगर हम परसेंटेज साइन लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हमने यहाँ परसेंटेज साइन लगा दिया इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट जो है, लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। यानी ये सेलेक्ट करेगा, क्या सेलेक्ट करेगा, एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करेगा। टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल है जहाँ से वो एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करेगा। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक, शुरू में ब्लैंक है यानी परसेंटेज साइन है, और उसके बाद साइंस है। यानी ऐसे वर्ड जो साइंस पे खत्म होते हो, शुरू में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन एंड में होना चाहिए साइंस। तो साइंस पे जो खत्म हुए, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ही है, ठीक है, तो जो कंप्यूटर साइंस वाला रिकॉर्ड यानी उसके एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंटरफेस इज यूजर डिफाइंड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू, इंटर और चेंज डेटा इन टेबल नोन एज एन इंटरफेस इन यूजर डिफाइन लेआउट। ठीक है, कहीं भी अगर लिखा हो यूजर डिफाइन लेआउट, यूजर फ्रेंडली लेआउट, ठीक है, एक यूजर इंटरफेस की बात हो, गुड इंटरफेस की बात हो, ठीक है, तो वहाँ पास एक ही ऑप्शन होता है आपका। जल्दी से कमेंट में बताइए इसका क्या आंसर होगा करेक्ट। पहला लिखा हुआ है टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म। एन इंटरफेस एक इंटरफेस जहाँ पास यूज़र के लिए लेआउट तैयार किया जाता है, जहाँ पास वो चीज़ों को यानी रिकॉर्ड को देख सके, उसमें एंट्री कर सके, डेटा में चेंजेस कर सके, ठीक है, टेबल को देख सके। तो वहाँ पास क्या ऑप्शन होगा, टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म। जैसे कि जो डेटाबेस वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो 4 चीज़ों पे ही काम करते हैं। सबसे पहला काम होता है टेबल, दूसरा होता है उसका क्वेरी, तीसरा होता है फॉर्म और लास्ट नंबर में आता है उसका रिपोर्ट तैयार करना। तो ये 4 स्टेप होते हैं, मेजर स्टेप्स जो होते हैं। ठीक है, एक टेबल तैयार करना, उसमें डेटाबेस को पूरा डेटा तैयार करना टेबल के अंदर, उस पर क्वेरी चलाना, कोई भी चेंजेस करना है, कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है तो क्वेरी के चलाना। उसके बाद उसका एक फॉर्म तैयार करना, एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार करना, एक इंटरफेस तैयार करना। ठीक है, जहाँ पास यूज़र रिकॉर्ड को इजीली देख सके, उसमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सके। और जब सारा काम आपका कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार करना, यानी एक प्रिंटेबल फॉर्म तैयार करना जिसकी हेल्प से हम लास्ट में उसको प्रिंट दे सके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फॉर्म। ठीक है, जैसे ही यहाँ पास लिखा हुआ है एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है यूज़र के लिए जहाँ पास वो रिकॉर्ड को देख सके, कोई चेंजेस कर सके, तो होता है फॉर्म। Karan wants to create a database for his clients. For this purpose, he need to store the Aadhaar number of his clients. Which data types should he use to accomplish this purpose? ठीक है, यानी यहाँ पास आपको बताना है कि यहाँ पास कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, नंबर, वेरकेयर, बाइनरी और बुलियन। ठीक है, जैसे यहाँ पास मेंशन किया है कि उसको स्टोर क्या करना है, ही नीड्स टू स्टोर आधार नंबर, उसको स्टोर करना है आधार नंबर क्लाइंट का। तो आधार नंबर हमको पता है कि आधार नंबर में नंबर ही होता है, कैरेक्टर तो होता नहीं। ठीक है, जब हमको नंबर ही स्टोर करना है तो उसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे वो होगा आपका, जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, नंबर, वेरकेयर, बाइनरी और बुलियन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पास होगा नंबर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आधार जो होता है, आधार में केवल नंबर होते हैं, कैरेक्टर तो होता नहीं है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, नंबर डेटा टाइप यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एड्रेस, अगर हम एड्रेस स्टोर करने की बात करते हैं तो यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन क्या होता, तब यहाँ पास करेक्ट ऑप्शन होता आपका वेरकेयर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर का यूज करते फिर हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन अ प्राइमरी की कंटेन मोर देन 1 फील्ड इट इज नोन एज। जब हम एक से ज्यादा फील्ड यानी एक से ज्यादा कॉलम का यूज करते हैं एज अ की क्रिएट करने के लिए, यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, देन कौन सा की होगा यहाँ पास, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की या कंपोजिट की। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस ध्यान से देखिए, यहाँ पास लिखा है व्हेन अ प्राइमरी की कंटेन मोर देन 1 फील्ड। ठीक है, जब हम एक फील्ड से ज़्यादा, यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो टेबल होता है उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं होता है जिसके बेस पे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो उस केस में हम एक से ज़्यादा कॉलम का यूज करके एक की तैयार कर लेते हैं ताकि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज होता है,
क्या बोलते हैं उसे? अल्टरनेट की बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं या कंपोजिट की बोलते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कंपोजिट की, यानी एक से ज़्यादा कॉलम का अगर यूज़ करके उसे अगर हम लोग एक की तैयार करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की। ठीक है, और फॉरेन की हमने अभी बताया ही था, जब टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करना होता है तो उसके लिए फॉरेन की होता है। और कैंडिडेट की क्या होता है, यानी हमारे टेबल में जितने भी कॉलम जिसके बेस पे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो सारे कॉलम कैंडिडेट की कहलाते हैं। सपोज मान लीजिए आपका टेबल है, आपके टेबल में आधार नंबर भी है, पैन कार्ड नंबर भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो आधार हो गया, पेन हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये तीनों कॉलम ऐसे हैं जिसके बेस पे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये तीनों कॉलम क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की कहलाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा वीडियो लेंदी जरूर है लेकिन ध्यान से देखिएगा, आप ही के काम का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। Allow the user to hear an alert sound every time a key is pressed। ठीक है, इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक साउंड आता है। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसको ऑन करने के बाद जो की होते हैं उसमें साउंड क्रिएट होते हैं, यानी साउंड आता है आपका अलाउ द यूजर टू हियर एन अलर्ट साउंड एवरी टाइम अ की इज प्रेस। जैसे वो की को प्रेस करेगा तो एक साउंड आता है कीबोर्ड से। तो कैसे ऑन होता है, कौन सा की कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है वो स्टिकी की, सेकेंड है टॉगल कीज, न्यूमेरिक कीज या एरो कीज। जल्दी से बताइए इसका आंसर। Allow the user to hear an alert sound every time a key is pressed। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका टॉगल की। ठीक है, टॉगल की हेल्प से जैसे ही आप टॉगल की ऑन करेंगे देन आपका क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है जैसे ही की प्रेस होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोंट वियर व्हेन वर्किंग विथ मशीन। ठीक है, ये आपका जो लास्ट चैप्टर है जो हमने बताया था अभी सीबीएसई में जो चेंज कर दिया गया है सिलेबस, पार्ट बी का जो लास्ट यूनिट है यानी यूनिट 4 जो है कंप्यूटर नेटवर्क वाला जो पोर्शन था उसको हटा के ये सेफ्टी वाला चैप्टर आ गया है। तो उसी का एक क्वेश्चन है यहाँ, डू नॉट वियर व्हेन वर्किंग विथ मशीन। जब भी हम मशीन के साथ काम करते हैं यानी किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमको क्या नहीं पहनना चाहिए? पहला ऑप्शन है ज्वेलरी, दूसरा है सेफ्टी ग्लासेस, मास्क या ग्लव्स। ठीक है, तो जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पास जो नहीं पहनना चाहिए आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ज्वेलरी। ठीक है, जब भी हम मशीन पे काम करते हैं तो उस दौरान हमें ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 11, फायरफॉक्स, MS वर्ड और ओपन ऑफिस कैल्क। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो शायद इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आपको पता हो गया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विंडोज 11। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 11 हो, विंडो 10 हो, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स क्या है? फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स के नाम से आप जानते होंगे। ये एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट के पेजेस को एक्सेस करने के लिए, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फायरफॉक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन ऑफिस कैल्क ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का बेस्ट एग्जांपल इसमें कौन सा है? ए नंबर देखिए, ए में दिया हुआ एग्जांपल, बी नंबर में देखिए, फिर सी नंबर और डी नंबर। जल्दी से आंसर दीजिए किसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर, यानी DAVMP@22। ठीक है, यहाँ पास क्या हो रहा है? यहाँ पास कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, @ और नंबर, स्पेशल कैरेक्टर भी और नंबर भी यूज हो रहा है। यानी एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिस तरह का होना चाहिए, जिसमें स्मॉल कैरेक्टर भी होना चाहिए, कैपिटल कैरेक्टर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए, उसका जो पूरा मिक्सअप होता है वही क्या कहलाता है? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हजार्ड वाइल यूजिंग कंप्यूटर। पहला ऑप्शन है पुअर सिटिंग पोस्चर और एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजिशन, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, मिस हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट।
जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हजार्ड व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पुअर सिटिंग पोस्चर और एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन। जब हम एक ही पोजीशन में बराबर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, या गलत तरीके से बैठ के काम करना इसका कारण होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज़ क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। दिस पॉइंट कुड बी द page or frame where the object is either a paragraph or even a character in a word processor। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था रैप टेक्स्ट का, ठीक है। रैप टेक्स्ट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें इमेज को किस तरह से हम सेट करते हैं, इसके लिए हमें रैप टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पास बताया जा रहा है जो पॉइंट्स होते हैं, इट इज़ रेफर टू पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स विच इज़ क्रिएटेड वाइल पोजिशनिंग एनी इमेज। जो पॉइंट्स होते हैं, दिस पॉइंट कुड बी the page or frame where the object is either a paragraph or even a character in a word processor। तो उसे क्या कहते हैं? तो होता है आपका एंकरिंग, ठीक है, उसको एंकर करना। तो यहाँ पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एंकरिंग का। आई होप पूरा क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए अगर वो क्लास 10th में पढ़ते हैं तो, और आईटी सब्जेक्ट लिया है उन्होंने तो। ये तो केवल पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे थे। अब इसी तरह से हम पार्ट बी भी तैयार करेंगे जिसमें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के, जो बार बार रिपीट होते हैं या आने के चांसेस हैं उनके पेपर में, तो उसको डिस्कस करेंगे।